Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 8th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 8 अप्रैल 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। पूरे कंसंट्रेशन के साथ में आपको ये वीडियो देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर ऐड कर रखा है। इनफैक्ट इस चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड होते हैं डेली बेसिस पर। मॉर्निंग में बिल्कुल 5 बजे राइट टाइम डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है, जो कि आप लोग देख रहे हो। साथ ही साथ फिर उसके बाद 7 से 7:30 बजे के बीच में द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है। अगर आप लोग दोनों वीडियोज़ यहाँ पर प्रॉपरली देख रहे हो तो आपके सारे करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो रहे हैं जितने भी चर्चा में हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आपके मेंस का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। डेली आंसर राइटिंग चल रही है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से वीडियोस को फॉलो करो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा पूरे देश भर में चर्चा हो रही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल के बारे में। तो अभी एक बिल है जिसको लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया है, जो कि वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगाएगा। अब इस बिल को आगे पास किया जाएगा राज्यसभा के अंदर, देन यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपरली एक्ट तैयार हो जाएगा। ये आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया आखिरकार क्या है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देन उसके बाद ये लॉ हमारे पास पहले से कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो वो क्या था और अब यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर इस आर्टिकल में कवर करवाने वाला हूँ। न केवल इंडियन एक्सप्रेस, आप देख पाओगे हमारे देश के काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स जो कि ऑलरेडी इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। इससे आप देख पाओगे कि हम जो भी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं। द हिंदू का आर्टिकल आप देख पाओगे, इस पर हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको जी न्यूज़ का भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर बात की गई है एक बिल है जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर जो फाइनेंसिंग होती है, जो पैसे लगाया जाता है, उसको रोकेगा। और ये बिल लोकसभा के अंदर पास हो चुका है, वहाँ से एक अप्रूवल मिल चुका है। इस बिल को यहाँ पर पास किया गया था हमारे एक तरीके से या फिर प्रेजेंट किया गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के थ्रू। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, पहले इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखो। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए। Sir, I rise to move that the weapons of mass destruction and the delivery systems, prohibition of unlawful activities, amendment bill 2022 be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। ना तो आपने देखा कि हाँ बिल जो है ये पास हो चुका है लोकसभा के अंदर में, तो इसी आर्टिकल को काफ़ी डिटेल से कवर किया गया। अब हम लोग पहले देखते हैं इस बिल का नाम क्या है, क्योंकि नाम तो पता होना चाहिए पहली चीज़। तो इसका नाम है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022, जिसको यूनानिमसली पास किया गया लोकसभा के अंदर। मतलब यहाँ पर सभी की यहाँ पर आप कह सकते हो रजामंदी से इसको पास किया गया है। नाउ ये जो बिल है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आपको पहले इसका मतलब समझना होगा। कुछ ऐसे हथियार जो कि बहुत खतरनाक हैं और एक अल्टीमेट लेवल पर डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करते हैं। अब इन वेपन्स के लिए काफ़ी सारी फाइनेंसिंग वगैरह हम लोग देख पाते हैं हो जाती है। अब इसी फाइनेंसिंग को रोका जाए और इसी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ये बिल पास किया जाए। और इसको लेकर हमारे पास पहले से ऑलरेडी एक बिल था जिसके अंदर अभी बदलाव करे गए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो मैंने अभी आपको नाम बताया ऊपर बिल का, इसमें अमेंडमेंट भी मेंशन्ड है। अमेंडमेंट मतलब ये चेंज किया गया है, मतलब इससे पहले वाला कोई हमारे पास बिल था, बिल्कुल पहले वाला आप देख पाओगे बिल्कुल सेम नाम है, लेकिन ये जो एक्ट था 2005 का था। ऑब्वियस ही बात है पहले एक्ट होगा, एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट होगा, देन उसके बाद यहाँ पर ये बिल बनेगा। अब ये जो बिल है ये बेसिकली आगे जाकर पास होगा राज्यसभा से, देन उसके बाद जाकर ये एक्ट बनेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारे पास पुराना वाला एक्ट है इसका मेजर मकसद क्या है। देखो इसका मेजर मकसद यह है कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो हथियार हैं, ये वेपन्स क्या होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जो वेपन्स हैं
इनकी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए यहाँ पर इस बिल को लाया गया था। उसके बाद 2005 वाला जो एक्ट था, ये भी यहाँ पर बेसिकली इन वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफ़र को रोकने के लिए काम करता है। क्योंकि यहाँ पर देखो होता क्या है, आज के टाइम पर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अलग अलग ट्रीटीज़ का पार्ट हैं, जो कि यहाँ पर इन वेपन्स को यूज़ नहीं कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है नहीं, तो हम लोग नहीं चाहते कि उन कंट्रीज़ के हाथ में ये वेपन लग पाए, और इसी वजह से ये हर एक कंट्री के अंदर अपने अपने बिल देखने को मिलेगा। तो इंडिया के अंदर भी है। हम लोग नहीं चाहते कि हाँ, एक ऐसी कंट्री जिसने कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है और हम लोग क्या करें, हम लोग कंट्री के अंदर ये वेपन के अंदर फाइनेंसिंग हो रही है, फिर उसको ये वेपन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जिस कंट्री के पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके पास ये वेपन आएगा, तो वो एक खतरनाक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, वो कंट्री कुछ भी कर सकती है फिर। तो उसी के ऊपर रोक लगाने के लिए इस बिल को लाया गया। इस बिल के अंदर अगर मैं आप लोग को मोटा मोटा बताऊं तो देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो यहाँ पर किसी को फाइनेंसिंग कर रहा है, किसी वेपन मैन्युफैक्चरर को फाइनेंसिंग कर रहा है जो कि इस प्रकार के वेपन्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी और उस व्यक्ति को बैन कर कर जो भी उसके एसेट्स हैं, जो भी यहाँ पर उसकी फाइनेंसिंग वगैरह है, वो सब फ्रीज कर दी जाएगी, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ फ्रीज कर दिया जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तुरंत। तो तुरंत एक्शन लेने के लिए यह बिल लेकर आया गया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसका ओवरव्यू तो समझ गए होंगे। अब बात करें ज़रूरत क्या है। हमने देखा पिछले कुछ समय में यहाँ पर काफ़ी सारे रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत सारे रेगुलेशंस को आज के टाइम पर बढ़ा दिया गया है, बहुत सारे कंसर्न्स बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट अब तो इसके अंदर FATF वाली बॉडी भी कूद चुकी है। FATF आपको पता होगा, यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपने सुना होगा FATF जो है ये टेररिज्म वगैरह को रोकने के लिए काम करती है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट को मेंटेन करती है, आपको याद होगा, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे FATF का काम है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस के अंदर जो पेरिस है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके फाउंडर कौन है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के फाउंडर हैं। इसको बनाया गया था 1989 के अंदर में। इसके प्रेसिडेंट आज के टाइम पर T राजकुमार देखने को मिल जाते हैं। इसका मेजर काम है मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करना, मतलब कि जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको रोकने का काम करता है। प्लस यहाँ पर जो भी आतंकवादी को फंडिंग होती है उसको रोकने का काम करता है ये FATF। तो FATF को भी बेसिकली यहाँ पर लाया गया है कि अगर कोई इस प्रकार से यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर कोई फाइनेंसिंग होती है तो FATF उसके खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन लेगा और उसके खिलाफ भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि सैंक्शंस वगैरह लगाएगा। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर इसके अंदर FATF भी देखने को मिलेगा। मतलब हम नहीं चाहते कि कोई बवाल क्रिएट हो, इसी वजह से यहाँ पर इस पूरे बिल को लाया जा रहा है। अब इस बिल के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, तो इस बिल के मेजर 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भाई हम लोग जो भी फाइनेंसिंग होती है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर वो रोक दें। ये वेपन्स बनाने के लिए पैसा लगेगा, उस पैसे की फंडिंग को रोका जाए। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इस बिल के थ्रू पावर आ जाएगी किसके पास, हमारी केंद्र सरकार के पास में, कि अगर उन्हें कोई भी व्यक्ति मिलता है कि ये फाइनेंसिंग कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो फटाफट उसको पकड़ो और उसका जो भी यहाँ पर फंड वगैरह है उसको फ्रीज कर दो, उसको जब्त कर लो, और मतलब उसको एक तरीके से जितना भी फाइनेंशियल एसेट वगैरह उसको जब्त कर दिया जाए ताकि वो यहाँ पर कैपेबल ना हो फंडिंग करने के लिए। तो दूसरा यहाँ पर इस बिल का ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, प्रोहिबिट करना मेकिंग अवेलेबल फंड्स, वही सेम बात है, फंड्स को यहाँ पर रोकने का काम करने वाला है। प्लस जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेस होंगे किसी भी व्यक्ति के, जो भी यहाँ पर इसको फंडिंग करेगा उसको रोकने का काम करेगा। अदरवाइज कुछ नहीं है, बस खाली एक ही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने समझ लिया है। अब आते हैं मेजर टॉपिक के ऊपर। आखिरकार ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है क्या, जिसको रोकने के बारे में चर्चा की जा रही है, आखिरकार कितना खतरनाक है। तो अब आप देखोगे हाँ आखिरकार ये कितना खतरनाक है। देखो, जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसका सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है कि हाँ ये कुछ होता है, तो ये यहाँ पर लाया गया था या फिर वर्ड ये यूज़ किया गया था पहली बार। एक लीडर थे चर्च ऑफ इंग्लैंड के, आर्कबाइशॉप ऑफ कैंटरबरी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उस समय जो ये बाइशॉप थे 1937 के अंदर यहाँ पर इन्होंने इस एक्सप्रेशन को सबसे पहली बार यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बॉम्बिंग्स वगैरह हुई हैं, जर्मन के थ्रू यहाँ पर बॉम्बिंग्स की गई थी। उसके बाद स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर यहाँ पर बॉम्बिंग्स देखने को मिली हैं, तो वो सब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही कहलाई गई हैं। मतलब ये पहले का यहाँ पर आप बैकग्राउंड देख रहे हो कि हाँ इतिहास में क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद साल 2000 की बात आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हो, ये मेजर पॉइंट है। जब हम लोग साल 2000 में आते हैं तो US यहाँ पर एक प्रेसिडेंट है, जॉर्ज W बुश इसके अंडर में होता है, मतलब US के प्रेसिडेंट ये होते हैं। और उसके बाद यूके जो है वो PM
टोनी ब्लेयर के अंडर में होता है। ठीक है, तो यूएस के प्रेसिडेंट कौन हो गए और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए, इन दोनों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों यहाँ पर इराक के अंदर इन्वेजन कर देते हैं, इराक के अंदर घुसते हैं। अब जो यहाँ पर इराक के अंदर घुसा जाता है तो इनके थ्रू बोला जाता है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि इराक ने कुछ वेपन्स छुपा रखे हैं और वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो तब यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का वर्ड यूज़ किया गया था। हालांकि बाद में कोई भी ऐसा एविडेंस मिला नहीं कि हाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ईरान के अंदर छुपे पड़े हैं, इराक के अंदर छुपे पड़े हैं। ठीक है, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का वर्ड का कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है, कैसे कैसे यूज़ हुआ है, तो ऐतिहासिक वर्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं, हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करते हैं ये जो वेपन्स हैं ये बेसिकली कहीं ना कहीं एनबीसी वेपन्स से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। एनबीसी वेपन्स क्या होते हैं, ये होता है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये तीनों वेपन्स डिटेल में पढ़ा रखे हैं। अभी मैं आप लोग को एक आइडिया दे दूंगा, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग को डेफिनेटली एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देखो जो ये एनबीसी वेपन्स होते हैं यहाँ पर कोई भी हमारे पास सिंगल और ऐसी डेफिनेशन नहीं देखने को मिलेगी। जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसकी कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अपने आप में खतरनाक है जो कि तबाही क्रिएट करेगा। यहां पर आप कह सकते हो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ही हम लोग बोल सकते हैं, कोई न्यूक्लियर वेपन हो गया, बायोलॉजिकल वेपन हो गया या फिर वो केमिकल वेपन हो गया। ठीक है, अब यहां पर मतलब कि वही सिंपल सी बात है, WMD कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ नुकसान पहुंचा दें, बहुत ज्यादा एरिया में एक साथ तबाही मचा दे, वो यहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रहेगा। और जो 2005 वाला एक्ट है WMD का, जिसके अंदर बदलाव करके अभी नया वाला बिल बनाए, तो इन्होंने तो बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन की प्रॉपर डेफिनेशन समझाई है। आप देख पाओगे लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूं। बायोलॉजिकल वेपन वो होते हैं कि जिसमें से यहां पर जिसे छिड़क कर बीमारियों को फैलाया जाता है। ठीक है, तो बीमारी फैलाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल वेपन। केमिकल वेपन जिसके अंदर बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस को छोड़ा जाता है। ठीक है, अलग अलग टॉक्सिक बॉम्ब्स को छोड़ दिया जाता है, अलग अलग जहरीली गैसेस को, लिक्विड्स को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से एक जहर एनवायरमेंट में फैल जाता है और उससे मतलब लाखों में लोगों की जान चली जाती है। तो ये केमिकल वेपन्स है। क्लियर हुआ बायोलॉजिकल वेपन और क्लियर केमिकल वेपन्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और यहां पर आप देख पाओगे और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लोग बात करते हैं केमिकल वेपन्स की, तो केमिकल वेपन्स में आप देख पाओगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नर्व एजेंट हो गया, ऐसे बिल्स्टर एजेंट जैसे सल्फर मस्टर्ड का इस्तेमाल होता है, फॉस्जीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, टीयर गैस हो गया, तो ये सब यहाँ पर मतलब जहर की तरह यहाँ पर काम करता है। इन सबको एनवायरमेंट में रिलीज कर जाता है, अलग अलग गैसेस लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये होता है केमिकल वेपन। तो ये भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंडर में आता है। उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन के अंदर वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, टॉक्सिन हो गया, तो ये वायरस फैला दिए जाते हैं। लस्सा फीवर का नाम आपने सुना होगा, पहले चर्चा में था। इस बुखार को फैला दिया जाता है, इबोला वायरस फैला दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे वायरसेस, बैक्टीरिया और टॉक्सिन को जब फैला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल वेपन। 2B से मतलब आप याद रख सकते हो, बीमारी फैलाने वाले वेपन कहलाते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स। और अगर हम लोग अपना हिस्टोरिकल फैक्ट देखें तो केमिकल वेपन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। केमिकल वेपन का आप यूज़ देख पाओगे तो लगभग वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हुआ था। 1915 से लेकर 1918 के बीच में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद इटली ने मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया लीबिया और इथियोपिया के अंदर, फिर जर्मन ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। आप देख पाओगे अलग अलग 1939 में जापान ने मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था अगेंस्ट चाइना। 1942 में यहाँ पर हुआ इस्तेमाल, 1944, 1950, 84, 88, 1994। आप देख पाओगे मतलब ये पूरा का पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमारे पास डेटा है कि लगातार केमिकल वेपन्स के बहुत बार यूज़ हुआ है। और फिर लास्ट में आता है सबसे भयंकर न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन के बारे में तो आपको पता ही है, इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता होगी नहीं। एक पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। हमारे पास एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिरोशिमा और नागासाकी का है ना। तो यहाँ पर भी यूएसए ने जो बॉम्ब गिराए थे न्यूक्लियर वेपन्स, तो आज तक इसका असर देखने को मिलता है। तो काफ़ी भयंकर रेडिएशंस यहाँ पर निकलती हैं न्यूक्लियर वेपन से। तो ये सारे वेपन्स कहलाते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इसी की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए यहाँ पर लाया गया है ये वाला एक्ट, ये वाला बिल। मतलब ये जो बिल है अब इसको पास करके यहाँ पर हम लोग एक्ट के अंदर इसको बना देंगे। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग इस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। देखो केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन को रेगुलेट किया जाता है अलग अलग ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के माध्यम से। बहुत सारी कंट्रीज ने इन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है कि हम लोग यहाँ पर इन केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इन बायोलॉजिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन करवाया जाता है, क्योंकि अपने आप में वेपन्स खतरनाक हैं, सिर्फ एक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यहाँ पर ये दुनिया भर में काफ़ी सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा।
और एनी ट्रीटीज में, एनी अग्रीमेंट्स में से एक सबसे पॉपुलर यहाँ पर प्रोटोकॉल देखने को मिलता है, वो है जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 का, जो कि यहाँ पर बोलता है कि भाई केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन कर दो, इसका यूज़ कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बनता है 1972 के अंदर, इसको भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने साइन कर रखा है। केमिकल वेपन कन्वेंशन आता है 1992 के अंदर, इसको भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने साइन कर रखा है, जहां पर बायोलॉजिकल वेपन, उसके बाद केमिकल वेपन और यहां पर आप कह सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स, इनको पूरी तरह से बैन किया गया है। जिन जिन कंट्रीज ने साइन कर रखा है वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। इंडिया ने यहाँ पर साइन कर रखा है और रेटिफाई कर रखा है 1972 और 1992 दोनों वाली ट्रीटीज़ को, मतलब कि बायोलॉजिकल कन्वेंशन वाली और केमिकल कन्वेंशन वाली दोनों ट्रीटीज़ को यहाँ पर भारत ने साइन कर रखा है। क्लियर हुआ? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल चुका है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ओवरव्यू, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। 2016 में यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा था, यहां पर आप देख पाओगे क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब देखो, केमिकल वेपन्स के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, जो कि यहां पर केमिकल वेपन्स को रोकने का काम करती है। अब भारत ने इसको साइन कर रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की, जो कि काम करती है नेटो और डब्ल्यूएचओ के साथ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पर जो केमिकल कन्वेंशन है ये काम करता है केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देने के लिए, प्लस यहाँ पर केमिकल वेपन्स को बनने से यहाँ पर रोकता है। सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, ये यहाँ पर असिस्टेंस देता है और प्रोटेक्शन देता है स्टेट्स को, ताकि वो लोग यहाँ पर मतलब केमिकल वेपन से इन स्टेट्स को बचाता है, उनको असिस्टेंस देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी आपको सही देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कुछ यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 2 और 3 वाला, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है जो नहीं दबाया है तो दबा देना। आई होप आप लोग यहाँ पर दबा चुके होंगे और ऐसे सपोर्ट करते रहना। आपको पता होगा रिसेंटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है। एक टेलीग्राम चैनल था अपना, वो यहाँ पर हट चुका है पूरी तरह से कुछ कॉपीराइट इशूज़ की वजह से, बट कोई बात नहीं। दूसरा टेलीग्राम चैनल है हमारा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक मिला है, उस लिंक पर ज़रूर क्लिक करना, आप उस चैनल पर पहुँच जाओगे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर PDF मिलेगा, उस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। प्लस द हिंदू का PDF में अब मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, वो खुद यहाँ पर PDF क्रिएट करूँगा अपने हाथ से, तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं डेफिनेटली उतना पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूँ। तो आई होप आप लोग भी यहाँ पर सपोर्ट करते रहोगे। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 हेल्थ से। निपा वायरस चर्चा में आ चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा निपा वायरस क्या है, प्लस ये क्यों चर्चा में आया है, प्लस इसके ट्रांसमिशन वगैरह के बारे में भी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। आप देख पाओगे यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि जो ICMR NIV साइंटिस्ट्स हैं, इन्होंने यहाँ पर ढूंढा है कि भाई यहाँ पर IgG एंटीबॉडीज़ हम लोग को मिली हैं अगेंस्ट द निपा वायरस। और ये जो बॉडीज़ मिली हैं ये लगभग 51 बैट सैंपल्स के अंदर मिली हैं सदर्न इंडिया से। तो डिस्कस करेंगे ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, क्योंकि एक एंटीबॉडी है जो कि मिली है जो कि निपा वायरस को टैकल करने में हमारी मदद करने वाली है। तो आप देख पाओगे ये सारी बातें बताई गई हैं कि हाँ जो साइंटिस्ट हैं पुणे के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के, जिन्होंने यहाँ पर इस एंटीबॉडी को फाउंड किया है और ये एंटीबॉडी मिली है, कैप्चर करा गया केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी से। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पहली चीज़ तो हम लोग दिमाग में डालेंगे वो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन है, एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम से। जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन, जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, कोई टॉक्सिन, कोई जहर या कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा तो वो यहाँ पर इसको एक्टिवेट करेगा। तो ये जो आप कह सकते हो कि हमारी एंटीबॉडी है, ये बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन जो है ये यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो कि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये अटैक करती हैं एंटीजन्स के ऊपर, ये टॉक्सिन्स के ऊपर, जो जहर है, जो फॉरेन सब्सटेंस है उनके ऊपर अटैक करके उनको बॉडी से रिमूव करने में मदद करती हैं। क्लियर हुआ? तो एंटीबॉडी हो गया। अब एंटीबॉडी भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें से यहाँ पर एक होती है IgG करके आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये एक मेन एंटीबॉडी होती है जो कि हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिलती है और इसके अंदर एबिलिटी है कि यहाँ पर बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स के साथ यहाँ पर बाइंड हो और हम लोग को यहाँ पर इन चीज़ों से बचाए।
ठीक है। ये मतलब कि बैक्टीरिया टॉक्सिन से बचाने का मेजरली काम करती है। तो यही वाला यहाँ पर एंटीबॉडी पाई गई है कुछ बैट्स के अंदर, ये यहाँ पर बताया गया, क्योंकि आर्टिकल आपने पढ़ा ना, ये जो एंटीबॉडी है IgG वाली, ये आपको देखने को मिल जाएगी, ये पाई गई है अगेंस्ट द निपा वायरस इन 51 बैट सैंपल्स। तो लगभग 51 चमगादड़ के सैंपल्स के अंदर ये एंटीबॉडीज पाई गई हैं जो कि निपा वायरस को टैकल करने में मदद करेगी। अब क्वेश्चन ये है, ये निपा वायरस आखिरकार क्या है? तो निपा वायरस एक इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि जूनोसिस इन्फेक्शन कहलाता है, मतलब कि ये एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होता है। ठीक है। नाउ यहाँ पर जो हमारी NIVS ने सबसे पहली बार निपा वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था 1998 में, जब ये आउटब्रेक हुआ था मलेशिया के अंदर में। जो फ्रूट बैट है बेसिकली वो यहाँ पर नेचुरल होस्ट है, मतलब फ्रूट बैट की वजह से ही ये वायरस फैलता है। अब ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम लोग देखें अच्छे से, तो ट्रांसमिशन अलग अलग प्रकार से हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि मान लो एक फ्रूट बैट है, इसका ब्लड गिरा, यूरिन गिरा, या फिर इसका सलाइवा गिरा। अब वो सलाइवा पेड़ पर गिरा, या फिर आप कह सकते हो फल पर गिरा, वो जो फल गंदा हुआ वो फल किसी ने जानवर ने खा लिया, और इस जानवर को किसी इंसान ने खा लिया, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो इस जानवर के पास वो इंसान गया, या फिर ये जानवर मर गया, एनवायरनमेंट के अंदर इसके पास से कोई इंसान निकलता है, तो ये जो बीमारी है आपस में ट्रांसमिट होती हुई चली जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो कॉन्टेमिनेटेड फ्रूट है, ये कोई जानवर भी खा सकता है, इंसान भी खा सकता है। तो इंसान खा लेता है तो इंसानों के अंदर फैल जाती है, फिर इंसानों में इंसान से फैलती रहती है बीमारी। तो ये यहाँ पर निपा वायरस है जो कि अपने आप में एक टाइम पर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा करता था, और केरला के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसके केसेस निकलते हुए हम लोगों ने देखे हैं। तो निपा वायरस के बारे में कुछ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इसको आराम से याद रख सको, क्योंकि आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। पहला क्वेश्चन दिमाग में बनेगा, जूनोटिक वायरस कौन से होते हैं? तो जूनोटिक वायरस बहुत ही सिंपल है, वो वायरस होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं एनिमल से ह्यूमंस के अंदर, जानवर से इंसानों में। नाउ ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से निपा वायरस होता है, ये है एन्सेफेलाइटिस। ये बेसिकली एक RNA है, मतलब कि राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, जो कि पैरामाइक्सोवायरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसका जीनस यहाँ पर हेनिपा वायरस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर हेंद्रा वायरस से ही रिलेट होता है। तो मतलब निपा वायरस अलग है और हेंद्रा वायरस आपको अलग देखने को मिलेगा। हेंद्रा वायरस जो इन्फेक्शन है ये भी यहाँ पर एक टाइम पर देखने को मिलता था, ये भी यहाँ पर जूनोसिस है, मतलब कि वही मतलब कि एनिमल से ह्यूमंस के अंदर फैलता है। और ये जो वायरस है हेंद्रा वायरस, इसकी वजह से भी मतलब जो डिजीज़ वगैरह वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पहले तो यहाँ पर ये हॉर्स मतलब कि घोड़ों को इन्फेक्ट करता है, घोड़े से यहाँ पर इंसानों में पहुँचता है। हेंद्रा वायरस को जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी फैमिली भी आपको देखने को मिलेगी, पैरामाइक्सोवायरिडे है, और इसका जीनस हेनिपा वायरस है। वैसे ही आप लोगों को निपा वायरस देखने को मिलेगा। तो बैट से फैलता है, बैट से यहाँ पर हॉर्स में गया, और हॉर्स से यहाँ पर ये ह्यूमंस में चला जाता है। तो ये हो गया हमारा हेंद्रा वायरस। तो H से हॉर्स, S से हेंद्रा वायरस। बाकी निपा वायरस मैंने आपको बताया फ्रूट बैट से फैलता है। निपा वायरस मैंने आपको बता दिया, ये पहली बार निकला था मलेशिया और सिंगापुर में देखने को मिला था। मलेशिया में 1998 में पाया गया था, और सिंगापुर में उसके अगले साल 1999 में पाया गया। ये सबसे पहली बार देखने को मिला, देखो पिग्स के अंदर, जो सुअर होते हैं उनके अंदर यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद कुछ और भी अलग अलग प्रजातियाँ निकली डोमेस्टिक एनिमल्स के, जैसे डॉग्स, कैट्स, गोट्स, हॉर्सेस, शीप। सो इनके अंदर भी यहाँ पर ये वायरस देखने को मिल रहा था उस समय पर। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ये जो डिजीज़ है ये स्प्रेड होती है फ्रूट बैट से। फ्रूट बैट या फिर फ्लाइंग फॉक्स हुआ, उससे फैलेगी, और उससे फैलकर यहाँ पर आप कह सकते हो इंसानों में पहुँचेगी। ये जो वायरस है ये बैट के यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर उनके मल के अंदर या सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर बर्थ फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और यही फ्लूइड अगर गिरता है किसी चीज़ के ऊपर और उस चीज़ के कांटेक्ट में इंसान या जानवर आता है, तो वो बीमारी जो है यहाँ पर उस इंसान या जानवर में भी फैलना चालू हो जाती है। लक्षण क्या होते हैं? तो देखो, जो ये ह्यूमन इन्फेक्शन है इसके अंदर बात करें तो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ड्रोजीनेस मतलब कि यहाँ पर काफ़ी नींद सी आना, ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन रहना, कोमा में चले जाना, या फिर पोटेंशियल डेथ भी यहाँ पर हो सकती है। ऐसी सिनेरियो भी नज़र आ सकता है। प्रिवेंशन क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो आज के टाइम पर यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉपर वैक्सीन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ह्यूमंस, एनिमल्स, किसी के लिए भी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है। बस खाली क्या है, एक इंटेंसिव केयर सपोर्ट आपको देना होगा, मतलब अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा उस व्यक्ति का जो कि यहाँ पर इन्फेक्टेड है निपा वायरस से। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो जाए। तो ये यहाँ पर हमने देखा इस वायरस के बारे में। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस वायरस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अब फटाफट देखते हैं 2015 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था वायरसेस को लेकर, तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन ये है कि जो ये H1N1 वायरस है ये अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया ये जो H1N1 वायरस है ये कौन से डिजीज़ के साथ लिंक करता है, कौन से डिजीज़ का रेफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा?
ऑप्शन ए तो गायब ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन ए का हमारा काम भी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर वो हट गया मुझसे। तो ऑप्शन बी बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी डेंगू, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर स्वाइन फ्लू आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे भी ऑप्शन डी है, स्वाइन फ्लू है। तो H1N1 वायरस यहाँ पर रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से। जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पर स्वाइन फ्लू को मतलब डिक्लेयर कर दिया था, ये जो स्वाइन फ्लू है ये H1N1 वायरस से होता है, और ये दुनिया भर में एक पैंडेमिक बन चुका था। स्वाइन फ्लू मतलब एक समय पर छोटे छोटे होंगे अगर, लगभग स्वाइन फ्लू के बारे में आपने सुना होगा, 2009 के आसपास की बात है। स्वाइन फ्लू काफ़ी तेज़ी से फैला था, इसकी वजह से यहाँ पर बुखार, कफ, सोर थ्रोट, ये सारी बीमारियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी सही से समझ में आया। आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। ना जो अगला आर्टिकल है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब सारे इश्यूज जितने भी हैं आज चर्चा में वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे बात की गई है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इनके प्रति काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडिया के अंदर, तो इसको लेकर यहाँ पर पहले मेंस में क्वेश्चन आया भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है तो आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल से समझाया डी नोटिफाइड ट्राइब्स की यहाँ पर क्या सिचुएशन है, प्लस आज के टाइम पर ये क्यों चर्चा में है, इनके डेवलपमेंट के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं किया जा रहा है, वो सब यहाँ पर कवर किया गया है इसके अंदर। तो न्यूज़ क्या निकल कर आती है? न्यूज़ ये निकल कर आती है, एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने लास्ट वीक यहाँ पर एक तरीके से सब कुछ टेबल किया और यहाँ पर बोला, इन्होंने यहाँ पर आलोचना करी है किसकी, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। ये डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या होते हैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो इन ट्राइब्स के विकास के लिए यहाँ पर जो प्रोग्राम्स चलाए जाते थे वो प्रोग्राम सही से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम का फंक्शनिंग है इसी की यहाँ पर क्रिटिसिज्म, इसी की आलोचना की गई है अभी पार्लियामेंट के अंदर में कि भाई आप लोग इन ट्राइब्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये ट्राइब्स क्या है पहले मैं आप लोग को वो भी समझाता हूँ कि आखिरकार डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी ट्राइब्स क्या होते हैं। तो पहली चीज़ आप देख पाओगे, ये बेसिकली एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि अपने आप में काफ़ी वल्नरेबल है और डिप्राइव्ड है, मतलब जिनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, ठीक है, जो कि काफ़ी खतरे में भी देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर जिनके बारे में कोई चर्चा वर्चा होती नहीं है, तो यहाँ पर वो ऐसी ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं। ये हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक ऐसी कम्युनिटी है आज के टाइम पर जिनको मतलब पहली बात नोटिफाई किया जाता था एज अ बीइंग बॉर्न क्रिमिनल। तो यहाँ पर बॉर्न क्रिमिनल की तरह यहाँ पर देखा जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम। तो ब्रिटिश के शासन के टाइम पर बॉर्न क्रिमिनल की तरह यहाँ पर देखा जाता था। ये सारी बातें यहाँ पर काफ़ी मेंशन आपको देखने को मिलेंगी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे उस समय पर एक सीरीज ऑफ लॉ हुआ करता था जो कि स्टार्ट होता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 से, और उस समय पर जो ये डिनोटिफाइड ट्राइब से एक ऐसी कम्युनिटी हुआ करती थी जिसको मतलब देखा जाता था कि भाई यहाँ पर ये बॉर्न क्रिमिनल है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद यहाँ पर जो ये ज़्यादातर ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे ये बिलोंग करते हैं मिडिवल पीरियड से, बंजारास से। मिडिवल पीरियड जो बंजारास का टाइम है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि आखिरकार डीनोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी है जो कि काफ़ी खतरे में भी है, जिनके बारे में कोई चर्चा वगैरह होती नहीं है। लेकिन नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं? तो नोमैडिक सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटी हैं जो कि यहाँ पर मूव करती हैं एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी प्लेस पर। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं और मतलब किसी एक जगह पर रुक के नहीं रह पाते हमेशा के लिए, हमेशा यहाँ पर इधर से उधर ट्रैवल करते रहते हैं, इधर से उधर यहाँ पर जाते रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये होते हैं हमारे नोमैडिक और सेमी नोमैडिक। अगर हम लोग इनके हिस्ट्री के बारे में जानें, इनके इतिहास के बारे में जानें, तो एक लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आपको छोटे से शब्दों में बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग में जो आप कॉलोनियल रूल चलता था, ठीक है, फिर उसके बाद देश आज़ाद भी हुआ हमारा, तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये काफ़ी हद तक चुप रहा करती थी, ठीक है। इन्होंने अपनी कोई भी ऐसी डिमांड रखी नहीं सरकार के सामने, और इनका कोई लीडरशिप ऐसा रहा नहीं है, और इनको कोई भी ऐसा सपोर्ट मिला नहीं नेशनल लीडर की साइड से। तो यहाँ पर मतलब कोई ये भी चुप रहे और प्लस कोई अपनी मांग वांग रखी नहीं, इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी पीछे रह गए और आज इनके बारे में कोई भी चर्चा होती नहीं है। बहुत सारी कमीशंस और बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं इंडिपेंडेंट जब से देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो इनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए वो सारी कम्युनिटीज़ वगैरह बनाई गई हैं, कमीशंस बनाए गए हैं। तो वो अलग अलग कमिटीज़ और कमीशंस कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, वो इंप्लीमेंट अच्छे से हुआ है नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज के टाइम पर भी डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए क्या क्या काम किया गया था मैं आपको बताता हूँ। तो कमिटी और कमीशन में सबसे पहला यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1947 को बनाया गया था इन द यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब जो आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अनंत सयनम अयंगर कमेटी आपको देखने को मिलेगी, 1949 में बनाया गया था। ये बेस्ड है ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज रिपील्ड।
तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काका कलेलकर कमीशन, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट ओबीसी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसको बनाया गया था 1953 में। उसके बाद बीपी मंडल कमीशन देखने को मिलेगा, इसको बनाया गया था 1980 में, ठीक है। ये भी यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह देता है इस इशू को लेकर। तो बेसिकली इनके लिए अलग अलग कमिटीज़ और कमीशंस बनाए गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो, एक आध नाम ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कमिटीज़ के नाम दे दिए जाएँ, कमीशंस के नाम दे दिए जाएँ और पूछ लिया जाए यहाँ पर कौन सा कमीशन यहाँ पर किस चीज़ के लिए काम करता है, किसी ने कौन सा कमीशन किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ही बनने के काफ़ी हद तक चांसेस मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला गया साउथ एशिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी नॉमेडिक पॉपुलेशन रहती है। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर रफली जो 10% जनसंख्या है वो डी नोटिफाइड और नॉमेडिक ट्राइब्स की आपको देखने को मिल जाती है। प्लस ये जो नंबर है डी नोटिफाइड ट्राइब्स का वो लगभग 150 के आसपास का है। जो पॉपुलेशन है नॉमेडिक ट्राइब्स की वो यहाँ पर 500 कम्युनिटीज़ के आसपास की, मतलब 150 कम्युनिटी और 500 कम्युनिटीज़ के आसपास यहाँ पर इन ट्राइब्स की देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं। अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया है ये भी हम लोग जान लेते हैं, ये बहुत मेजर पॉइंट है। सबसे पहली चीज़, एक नेशनल कमीशन बनाया गया था फॉर डी नोटिफाइड नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए 2006 में, हमारी सरकार के थ्रू बनाया गया था उस समय पर। ये जो कमीशन है इसको हेड किया जाता था बालकृष्णा सिद्धरम रैंके के थ्रू, ठीक है। और इन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट करी थी जून 2008 में। इसको सबको डिटेल में एनालाइज करने के बाद 2008 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और बोला यह जाता है कि यहाँ पर ये जो ट्राइब्स हैं इनके ऊपर से अटेंशन ज़्यादा खत्म कर दी गई थी। मतलब जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे जिन्होंने संविधान को बनाया उन्होंने भी यहाँ पर इन ट्राइब्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, इनको भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट मिला नहीं। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों को सपोर्ट मिला वैसे इन ट्राइब्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद रैंके कमीशन देखने को मिलेगा। रैंके कमीशन की जो ये पॉपुलेशन है, मतलब कि इन्होंने एक पॉपुलेशन बनाई है, मतलब इस कमीशन ने एक एस्टिमेशन दिया, डेटा दिया कि भाई जो पॉपुलेशन है वो इन ट्राइब्स के लगभग 10.7 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो पॉपुलेशन का डेटा है ये सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसके बाद एक नया कमीशन बनता है फरवरी 2014 में, ठीक है, जो कि एक स्टेट वाइज लिस्ट को तैयार करता है। और स्टेट वाइड लिस्ट को तैयार करने के बाद यहाँ पर ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है 8 जनवरी 2008 में और बताता है कि भाई लगभग 1262 यानी 1262 कम्युनिटीज़ हैं ऐसी जो कि डी नोटिफाइड कमिटीज़ हैं और नॉमेडिक कमिटीज़ हैं और सेमी नॉमेडिक कमिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो मतलब बताया गया, मतलब आप कह सकते हो 2018 में हमें पता चलता है कि लगभग 1262 ऐसी कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि डी नोटिफाइड नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है इन्होंने यहाँ पर एक स्कीम को लॉन्च किया है। उस स्कीम का क्या नाम है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक कम्युनिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है सीड। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो ऐसी स्कीम यहाँ पर लेकर आई गई थी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। नाउ बात करते हैं और डिटेल के बारे में। तो सरकार ने यहाँ पर इनके लिए एक बोर्ड को ही बना रखा है जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक कम्युनिटीज़। तो ये बोर्ड के बारे में ध्यान रखना। ये जो बोर्ड है इसको बनाया गया था अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में बनाया गया था ताकि हम लोग इन कम्युनिटीज़ के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स को चला सके, इनका डेवलपमेंट कर सकें। नाउ ये जो कम्युनिटी है इनको बनाया गया था 21 फरवरी 2019 में एक चेयरमैनशिप के अंडर, मतलब कि कौन व्यक्ति थे चेयरमैन, तो वो उस समय यहाँ पर चेयरमैन थे बीकू राम जी। तो इनके अंडर में यहाँ पर इस पूरे बॉडी को बनाया गया था। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से याद रखोगे कि आखिरकार डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ को लेकर क्या क्या चर्चा हो रही है। उसके बाद करंट न्यूज़ क्या निकल कर आती है, बोला गया देखो यहाँ पर बहुत सारी नंबर ऑफ ये ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी जिनको SC, ST और OBC के अंदर डाला गया है। लेकिन बहुत सारी आपको ट्राइब्स ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पर इन कम्युनिटीज़ के अंदर में नहीं आती हैं। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है पार्लियामेंट के अंदर, इन्होंने यहाँ पर बताया, एक स्टेटमेंट जारी किया और बताया लगभग 269 डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जिनको कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी इसके अंदर नहीं डाला गया है। तो मतलब आज के टाइम पर बहुत सारी आपको ये डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरीज में नहीं आती हैं। ये यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ जाती है, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ आज के टाइम पर देखने को मिल जाएंगी जिसके ऊपर पूरा प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, जिनके पास हम लोग प्रॉपरली रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर उनको लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं।
क्लियर हुआ? तो इसी को लेकर ये आर्टिकल चर्चा में था। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे क्या क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो इनके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है, ये तो यहाँ पर आर्टिकल में पब्लिश हुआ। देन उसके बाद क्या क्या हैं डिनोटिफाइड कम्युनिटीज़ और कैसे कैसे इवॉल्व हुई, इनका इतिहास क्या है, प्लस यहाँ पर मतलब इन्होंने कोई ऐसी मांग नहीं करी, इस वजह से काफ़ी पीछे रह जा चुके हैं, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो आप लोग ये देख पाओगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। क्लियर हुआ? देन आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब आज सारे आर्टिकल काफ़ी ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे बात की गई है सतलज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट के बारे में, ठीक है, यहाँ पर पी लगेगा। तो ये डिस्प्यूट क्या है चर्चा में, इसको डिस्कस करेंगे। अगेन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक्सप्लेन सेक्शन पर यहाँ पर बताया गया पंजाब हरियाणा डिस्प्यूट ओवर रिवर वाटर SYV कैनाल। SYL कैनाल क्या है यहाँ पर, इसको हम लोग समझने वाले हैं। देखो SYL कैनाल को समझने से पहले आपको इंडस वाटर ट्रीटी को समझना होगा, लेकिन वो भी समझाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सतलज यमुना कैनाल के बारे में चर्चा की जा रही है। तो सतलज एक नदी है, यमुना एक नदी है, दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, एक कैनाल, एक नाले के माध्यम से इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब आप कैनाल कह सकते हो, एक सपोज एक नाले के माध्यम से यहाँ पर इसको हम लोग समझ रहे हैं, तो एक कैनाल के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ा जाने को लेकर चर्चा तो बहुत पहले से हो रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बीच में इसको जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही है। देखो यहाँ देख पाओगे, ये यमुना हो गई, इधर हरियाणा हो गया, इधर आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर सतलज हो गई, और यहाँ पर आपको पंजाब देखने को मिलेगा। इनके बीच में यहाँ पर यह लिंक कैनाल है, जो कि आज के टाइम तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब वो पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है, क्यों लड़ाई होती है, एक कहता है बनाओ, दूसरा कहता है नहीं, यहाँ पर हमें परेशानियाँ होंगी। दोनों की अलग अलग परेशानियाँ, उसको मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम लोग इस रिवर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पता होगा। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी। पाकिस्तान का कंट्रोल आ गया था 3 नदियों के ऊपर। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी थी, इंडस, झेलम और चेनाब नदी थी। उसके बाद यहाँ पर भारत के पास तीन नदियों के ऊपर कंट्रोल था, जिसमें से सतलज, ब्यास और रावी थी। तो मतलब सतलज नदी वो नदी है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का ही पार्ट थी, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? बाकी अगर हम लोग बात करें तो 1966 एक ऐसा समय था जहां पर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, और पंजाब के अंदर सारी चीज़ें बदल गई थी। क्योंकि 1966 के बाद जब पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ अलग अलग सब बन जाता है, आपको पता होगा, जिसको लेकर आज के टाइम पर एक डिस्प्यूट भी चल रहा है। बट ये वाला जो डिस्प्यूट है ये अलग है। तो क्लियर हुआ? तो पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि दोनों डिसाइड करते हैं कि इनको सतलज का पानी मिलना चाहिए, सतलज रिवर का पानी मिलना चाहिए। तो दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं। 1977 में कुछ ज़मीन वगैरह ली जाती है कि भाई हम लोग चलो सतलज का पानी अगर मिलना चाहिए तो फिर सतलज को हम लोग लिंक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सतलज पंजाब के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो हरियाणा ने बोला कि भाई पानी मिलना चाहिए हम लोग को भी यहाँ पर, तो इन्होंने बोला चलो ठीक है पानी मिल जाएगा। तो 1977 में कुछ ज़मीन ली गई, ये क्योंकि ये रास्ता बनाएंगे, रास्ते से कनेक्ट करेंगे, एक नाला बनाएंगे जिसमें से यहाँ पर सतलज नदी से पानी निकल कर जाएगा और इधर यमुना नदी में पहुँचेगा। ये सब कुछ डिसाइड हुआ। फिर 1980 में हरियाणा ने यहाँ पर अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया, पंजाब ने यहाँ पर स्किप कर दिया। अब पंजाब ने अपनी डेडलाइन स्किप कर दी और फिर यहाँ पर आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं बार बार। ये केस ऐसे ही चलता रहता है। इसके बहुत सारी टाइमलाइंस आप लोग देख पाओगे। टाइमलाइंस यहाँ पर ये बहुत सारी हैं। 1947 से यहाँ पर पार्टीशन हुआ, 1955 में क्या हुआ, हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं कि भाई ये लोग अभी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं लगातार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 2002 में सुप्रीम कोर्ट पंजाब से बोलता है कि भाई आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू करो अपना काम, इस कैनाल को बनाओ, ठीक है, इसको फंक्शनल करो 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन पंजाब यहाँ पर इसको नहीं मानता, पंजाब इसको डिसमिस कर देता है। फिर 2004 में पंजाब असेंबली जो है ये एक लॉ को पास करती है और बोलती है भाई सतलज यमुना कैनाल हम नहीं बनाने वाले, इसको टर्मिनेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग ये सतलज रिवर का जो पानी है ये हम लोग हरियाणा को नहीं देंगे। इसको टर्मिनेट करने के बारे में चर्चा कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर आपको ये सतलज नदी देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर हरियाणा के अंदर यमुना देखने को मिल जाएगा, और ये कैनाल बनाने के बारे में चर्चा कर दी गई। तो हरियाणा ने अपनी तरफ से तो काम खत्म कर दिया, पंजाब ने बोला नहीं भाई हम लोग नहीं कर रहे इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद ये मुद्दा 2016 में पहुँचता है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इनकी सुनवाई करता है और पूरे मुद्दे को देखता है और बोलता है कि जो पंजाब है, पंजाब ने प्रॉमिस किया था कि पानी को शेयर करेगा, सतलज का पानी देगा हरियाणा को, पंजाब ने प्रॉमिस किया था, इस वजह से यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड और पंजाब को ये काम करना होगा। फिर 2020 आता है, 2020 तक मामला नहीं निपटता। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इन दोनों के ही चीफ मिनिस्टर्स को कहता है, दोनों के चीफ मिनिस्टर को बोलता है भाई यहाँ पर इस मामले को सुलझा लो, इस पे निगोशिएट कर लो, और ये सतलज यमुना कैनाल को जो लिंक कैनाल है इस इशू को, मुद्दे को यहाँ पर यहीं पर सही कर दो और मीडिएट करके आपस में बातचीत करके इसको इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, तो ये मुद्दा आज तक चल रहा है, लेकिन आज तक यहाँ पर ये प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया।
आज क्या मुद्दा निकल कर आता है वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब करंट इशू क्या है। मतलब आपको पहले मुद्दा ही समझा दिया, मतलब न्यूज़ समझाने से पहले न्यूज़ ये निकल कर आती है। न्यूज़ ये है कि हरियाणा विधानसभा ने पास किया है एक रिजोल्यूशन जहां पर मांग करी है कि भाई बिल्कुल ये लिंक कैनाल पूरा करा जाए, क्योंकि आपने पहले डिसाइड किया था ये लिंक कैनाल को पूरा करोगे। मतलब ये वाला जो लिंक कैनाल है, इधर आपको ये सतलज नदी देखने को मिलेगी, नीचे आपको यहाँ पर ये यमुना, ठीक है। तो इस कनाल को बनाओ भाई, क्योंकि हरियाणा ने अपना काम कर लिया जितना करना था, पंजाब को भी करना पड़ेगा, तब यहाँ पर इस सतलज नदी से पानी आएगा यहाँ पर हरियाणा के अंदर। हरियाणा बोलता है नहीं, हम लोग पानी भेजेंगे, हमारे यहाँ पर आने वाले टाइम पर पानी की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग खेती बाड़ी में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हरियाणा ने इसी को लेकर विधानसभा के अंदर अपना रिजोल्यूशन पास किया, और यहाँ पर ये जो बोला कैनाल को कंप्लीट करना पड़ेगा, कैनाल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे यहाँ पर पानी भी ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो पानी है रावी और ब्यास रिवर का, ये भी पास होना चालू हो जाएगा। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा कैनाल बनाया जा रहा है, ये लगभग 214 किलोमीटर का एक लंबा चौड़ा कैनाल है, जो कि यहाँ पर सतलज और यमुना को कनेक्ट करेगा, जो कि आप लोग ये देख पा रहे हो। उसका बताया गया यहाँ पर आप जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं ये सब स्टेट लिस्ट के अंडर में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कानून वगैरह बनाए रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर्स, जो भी यहाँ पर राज्यों के बीच में यहाँ पर नदियाँ हैं उनको लेकर कानून वगैरह बनाने का जो भी पावर है वो हमारे पार्लियामेंट के पास देखने को मिलता है यूनियन लिस्ट के अंडर में। तो आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में। मतलब ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारे संविधान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हो। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब आपने मुद्दा समझ लिया क्या है कि हाँ भाई पानी को लेकर लड़ाई चल रही है, हरियाणा बोला पानी भेजो, अपना लिंक बनाओ, जो कैनाल है वो पूरा बनाओ, पंजाब बोला नहीं बनाएंगे। लेकिन अब दोनों का कहना क्या क्या है, अपनी अपनी जगह पर स्टैंड क्या है उसको समझते हैं बिल्कुल लास्ट में। पंजाब का स्टैंड ये है, पंजाब का कहना ये है, देखो ये बहुत सारे एरियाज है पंजाब के अंदर में जो कि यहाँ पर सूखे पड़ जाएंगे 2029 के बाद में, और स्टेट यानी जो पंजाब है आज के टाइम पर ऑलरेडी इनके पास जो भी ग्राउंड वाटर है वो आधे से ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है, यहाँ पे गंदा हो चुका है, यूज़ भी हो चुका है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर लगातार सिंचाई के लिए पानी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद बताया गया ये लोग यूज़ कर रहे हैं, लगातार वीट वगैरह ग्रो हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं, हर साल बहुत सारा पानी यूज़ हो रहा है। जो वाटर है वो लगभग आप कह सकते हो कि 79% जो भी स्टेट का एरिया के अंदर जो पानी है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो पानी को शेयर करना इम्पॉसिबल है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ जाएगा पानी का पंजाब के अंदर। तो पंजाब का यह कहना है, इसी वजह से भैया हम लोग कैनाल नहीं बनाएंगे और पानी को शेयर नहीं करेंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में हरियाणा का क्या कहना है? हरियाणा यहाँ पर ये बोलता है कि भाई देखो हमें भी तो इरिगेशन प्रोवाइड करवानी है, और हमारे यहाँ पर भी जो पीने वाला पानी है इसकी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। जो सदर्न पार्ट्स हरियाणा के वहाँ पे पानी पीने की बहुत ज़्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे पहुँच चुका है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को ही पानी की आवश्यकता है, तो हमें तो पानी चाहिए। तो इसी को लेकर ये बवाल हो रहा है। हरियाणा बोलता है कि भाई लिंक बनाओ, और पंजाब बोलता है हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। ये यहाँ पर दोनों के स्टैंड देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग यहाँ पर ये पूरा मुद्दा समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस पूरे के पूरे सतलज यमुना लिंक को लेकर, क्या डिस्प्यूट है। क्लियर हुआ? तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पर इंटर वाटर देखने को मिल जाते हैं। आया एक सबसे मेजर यहाँ पर ये भी इशू निकल कर आता है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। यह आर्टिकल बिल्कुल स्किप मत करना, यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बाबू जगजीवन राम जी के बारे में बात करूँगा। इनफैक्ट यहाँ पर इनका क्या सिनेरियो रहा है, मतलब कि यार क्या इनका इतिहास रहा है, आप लोग खुद जानो कहोगे यार कितने दिग्गज आदमी थे। मतलब आप खुद पढ़ोगे, अभी मैं आपको बढ़ाऊंगा इसके बारे में, तो देखोगे यार कितने बड़े दिग्गज आदमी थे। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि बाबू जगजीवन राम जी अभी याद किए गए हैं अपने बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। इनका क्या रोल रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कवर करते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली। पर्सनैलिटीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने यहाँ पर अभी श्रद्धांजलि दी है हमारे फ्रीडम फाइटर बाबू जगजीवन राम जी को, इनकी 115वीं बर्थ एनिवर्सरी पर, क्योंकि 5 अप्रैल अभी निकली है तो 115वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई। जो जगजीवन राम जी हैं इनको हम लोग बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। एक नेशनल लीडर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, और यहाँ पर सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी लड़े। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो डिप्रेस क्लास के चैंपियन हैं, और एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन है। पार्लियामेंटेरियन के मामले में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है वो भी आगे मैं बताऊंगा। जगजीवन राम जी का जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908 में। कहाँ पर? चंदवा के अंदर, बिहार में। एक दलित फैमिली में यहाँ पर इनका जन्म होता है, और इसी की वजह से काफ़ी ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन से सीधा खड़े होकर लड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये अपनी स्कूलिंग वगैरह परस्यू करते हैं अपने नियर, मतलब वही टाउन है आरा, वहाँ से यहाँ पर ये अपनी स्कूलिंग वगैरह करते हैं। लेकिन स्कूल के अंदर ये काफ़ी भेदभाव, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं पहली बार में ही।
उसके बाद यहाँ पर इनको बोला जाता है, मतलब ये कंसिडर किया जाता था अनटचेबल की तरह। इनको पानी पीना होता था एक अलग मटके से, ठीक है, एक अलग से मटका हुआ करता था इनके लिए, वहाँ से पानी पिया करते थे, ठीक है। कोई छूना पसंद नहीं करता था, वही बात जैसा कि इतिहास में हम लोग देख पाते हैं अपना। तो जगजीवन राम जी ने जब ये सारी चीज़ देखी तो प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट में, और जो अलग से घड़ा बनाया था ना इनके लिए, वो यहाँ पर उठा के तोड़ दिया कि भाई करो आप जो करना है, मतलब इतना भेदभाव किस बात का हो रहा है, तो घड़ा इन्होंने तोड़ दिया। अब जो प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या करना पड़ा, मतलब जब इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया ना, तो फिर उनको यहाँ पर ये जो सेपरेट अलग अलग पॉट रखवाया करते थे उस चीज़ को हटाना पड़ा स्कूल से। तो यहाँ पर पहली जीत तो आपको यहाँ पर इनकी यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद 1925 में क्या हुआ, जगजीवन राम जी एक स्कॉलर से मिलता है जिनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। अब इन व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं हमारे बाबू जगजीवन राम जी, ठीक है। अब ये काफ़ी इंस्पायर होते हैं इनसे, और मतलब मालवीय जी इनवाइट करते हैं इनको और कहते हैं भाई आओ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद भी जगजीवन राम जी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा भेदभाव ये फेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो फिर इन सब चीज़ों की वजह से, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये इंस्पायर होते हैं और यहाँ पर फिर से अगेन ये प्रोटेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों के प्रति कि भाई यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ऐसा भेदभाव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक शेड्यूल कास्ट, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया इनजस्टिस के अंडर में, मतलब इनजस्टिस के खिलाफ यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया कि भाई यहाँ पर काफ़ी इनजस्टिस देखने को मिल रहा है। अब देश की आज़ादी से पहले देश के अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और देश की आज़ादी के बाद ना एक बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन था। पहले हम लोग देखते हैं देश की आज़ादी से पहले क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। 1931 में ये मेंबर बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंटल बनते हैं यहाँ पर ये मतलब कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग को बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका फाउंडेशन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, जो अनटचेबल्स होते हैं उनके इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं 1934 से लेकर 1935 के बीच में, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि मतलब अनटचेबल को लेकर एक इक्वालिटी होनी चाहिए, इसको डेडिकेट करा जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन। प्लस यहाँ पर एक चैंपियन होते हैं सोशल इक्वालिटी के, इक्वल राइट्स के फॉर डिप्रेस्ड क्लास। उसके बाद 1935 में यहाँ पर क्या होता है, इनके थ्रू सेशन रखा जाता है हिंदू महासभा का, और जितने भी ड्रिंकिंग वाटर वेल्स होते हैं, जो मंदिर होते हैं, वो सब ओपन किए जाते हैं अनटचेबल्स के लिए। 1935 के अंदर बाबूजी अपीयर होते हैं हमोद कमीशन के सामने रांची के अंदर, और वहाँ पर डिमांड करते हैं पहली बार कि भाई दलित के लिए भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए, तो दलित के लिए वोटिंग राइट्स लेकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनको मतलब जेल हो जाती है 2 बार लगभग अर्ली 1940s में, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि एसोसिएट होती है क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट में यहाँ पर इनका रूल रहता है, तो उसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ता है। तो देश वगैरह आज़ाद हुआ। अब देश आज़ाद होने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर बनाते हैं एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो उस गवर्नमेंट के अंडर में जगजीवन राम एक यंगेस्ट मिनिस्टर बनते हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद में यहाँ पर इनका एक लेबर पोर्टफोलियो रहता है 1952 तक। लेबर पोर्टफोलियो को संभालने के बाद यहाँ पर ये सर्व करते हैं नेहरू के कैबिनेट के अंदर में, ठीक है, इन द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये मतलब सर्व करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और रेलवे मिनिस्टर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर, देन उसके बाद यहाँ पर ये मिनिस्टर बनते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर के 1967 से लेकर 1970 के बीच में। देन 1970 में यहाँ पर इनको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बना दिया जाता है। इंडिया पाकिस्तान का वॉर 1970 में वाला याद होगा आप लोगों को, ठीक है, ये लड़ा गया था, तब वहाँ पे ये डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे बाबू जगजीवन राम जी। उसके बाद ये कांग्रेस छोड़ देते हैं 1977 के अंदर में। देन उसके बाद ये ज्वाइन करते हैं जनता पार्टी अलायंस को, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बाद में ये सर्व करते हैं एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1977 से लेकर 1979 के बीच में। जगजीवन राम जी यहाँ पर एक मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, और ये जो पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं। 1936 से लेकर 1986 तक 40 साल तक यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह सर्व करते हैं, और इसी की वजह से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। प्लस यहाँ पर और ही बहुत सारे रिकॉर्ड्स ये अपने मतलब अपने नाम पर होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि एक लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर भी ये बनते हैं इंडिया के अंदर में 30 साल के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर इनका अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोलाबाल रहा है। तो यहाँ पर इनके बारे में ज़रूर याद रखना, क्योंकि चर्चा में है और एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। देन उसके बाद अभी 5 अप्रैल निकला, तो हमने बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो इनका जन्म हुआ था 1908 में 5 अप्रैल को, और फिर डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु होती है 6 जुलाई 1986 के अंदर में। क्लियर हुआ? तो ये थी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। आप फटाफट, जैसा कि आप लोग बोलते हो कि लास्ट में एक हमें ओवरव्यू यानी कि एक रिवीजन दे दिया करो, तो मैं आपको फटाफट एक रिवीजन दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओ।
पहले आर्टिकल में हम लोगों ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसको लेकर एक बिल लाया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। यहाँ पे मैंने आपको इस बिल का नाम बताया। इस बिल का काम ये होगा कि भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फाइनेंसिंग को रोकने का काम करेगा। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर, और हम नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पर गलत स्टेप यहाँ पर मतलब किसी के थ्रू गलती हो जाए। इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या मैंने आपको बताया, बेसिकली यहाँ पर रोकेगा फाइनेंसिंग को। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स क्या होते हैं, डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सी गैसेस यूज़ होती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, प्लस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर आज के टाइम पर कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कन्वेंशंस आपको देखने को मिलते हैं, भारत ने किस किस को साइन कर रखा है। फिर उसके बाद हमने एक PYQ सॉल्व किया था 2016 का, ये था, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था 2000 लाइक्स पहुंचा देना, तो इसको आप आई होप आप लोगों ने पहुंचा दिया होगा। फिर एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर। तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स को मैंने आपको समझाया कि आखिरकार ये ट्राइब्स क्या हैं, इनको लेकर क्या इशू देखने को मिल रहा है, इनको लेकर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। ये कम्युनिटीज़ आज के टाइम पर काफ़ी पीछे रह गई हैं, ठीक है। इनके लिए कोई प्रॉपर काम नहीं किया गया, इन्होंने भी यहाँ पर ये चुपचाप रहे, तो इसकी वजह से काफ़ी पीछे रह गए। मैंने आपको बताया अलग अलग कमीशंस, कमिटीज़ को बनाया गया इनके वेलफेयर के लिए। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि देखो जो साउथ एशिया के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये नोमैडिक पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था डीनोटिफाइड और ये नोमैडिक, ये सब यहाँ पर ट्राइब्स कौन से ट्राइब्स हैं, इनकी जनसंख्या कितनी कितनी है, प्लस इनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया गया है, एक कमीशन बनाया गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर कैसे कैसे अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कमिटीज़ बनाई गई हैं, प्लस कौन सा ग्रुप बनाया गया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर करंट न्यूज़ क्या चल रही है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। देन उसके बाद हम लोगों ने निपाह वायरस के बारे में पढ़ा। निपाह वायरस को लेकर अभी एक एंटीबॉडी को फाउंड किया गया है 5 बैट्स के अंदर, तो उसको लेकर चर्चा की गई है। IgG यहाँ पर यह बॉडी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। निपाह वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है, जानवरों से इंसान में और फिर इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होता है, जिसको हम लोग जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। एक दो जूनोटिक वायरस है। प्लस निपाह वायरस के बाद हिंद्रा वायरस के बारे में आपको बताया, पहली बार कहाँ पे पाया गया था ये मैंने आपको बताया। देन इसका ट्रांसमिशन, सिम्टम्स और कैसे रोक सकते हैं वो डिस्कस किया। फिर 2015 में एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो कवर किया। फिर सतलज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट के बारे में हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को समझाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया आखिरकार ये डिस्प्यूट क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, पंजाब और हरियाणा के बीच में इस पर्टिकुलर कैनाल को लेकर क्या विवाद चल रहा है। पंजाब यहाँ पर बोलता है कि नहीं, हम लोग को यहाँ पर एक कैनाल प्रॉपरली मतलब नहीं बनाना है, और दूसरी तरफ हरियाणा बोलता है कि हम लोग को एक कैनाल चाहिए, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर हमारे पास पानी पहुँचे। तो दोनों स्टेट्स के क्या क्या यहाँ पर स्टैंड हैं, क्या क्या यहाँ पर पर्सपेक्टिव है, वो मैंने आप लोग को समझाया। फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया जहाँ पर बाबू जगजीवन राम जी के बारे में हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया। बाबू जगजीवन राम जी कौन थे, प्लस इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, प्लस यहाँ पर इनका क्या इंपॉर्टेंस रहा है इंडिया के अंदर में, कैसे यहाँ पर अनटचेबिलिटी से ये लड़ते रहे, उसके बाद यहाँ पर कैसे इंडिपेंडेंस के पहले इनका एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर देश आज़ाद होने के बाद इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ये सारी बातें हम लोगों ने कवर करी हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इनकी डेथ कब होती है, वो तारीख भी मैंने आप लोगों को बता दी है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।